नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने यूट्यूब पर एक निःशुल्क सीरीज लेके आने वाला हूं। और उस सीरीज के अंदर हमने दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो चल रहा है लाभ हानि वाला। पहले हमने परसेंटेज हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक के कम से कम 40 से 50 सवाल किए थे। अब इस लाभानी की जो सीरीज है, उस लाभानी की सीरीज के अंदर ये जो सेकंड पार्ट अब आज हमारा हम लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये सारी चीजें आपको ज्यादा फायदा हो। अब फायदा किस तरह से होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी एग्जाम में जो भी कंसेप्ट आता है, वो मैथ्स के अंदर की यदि मैं बात करूँ तो मैथ्स में सारी चीजें कंसेप्ट पे चलती है। और कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ही सवाल को समझने में महत्वपूर्ण होता है। यदि हमको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवाल को हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन यदि कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया तो हम सवाल को छू भी नहीं सकते, यानी कि सवाल को करना तो दूर की बात है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो होती है कि सवाल को करने से पहले सवाल के बारे में सोचना पड़ता है कि सवाल हमसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, और इसी सीरीज में मैं आपके सामने जो लाभ हानि का जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। इस लाभ हानि के सेकंड पार्ट में स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें सेकंड पार्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और जो आगे आने वाले पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहले सवाल में बोला गया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट देने के बाद में 570.72 रुपए में सामान खरीदा है, जिसमें एक आ गया है कि 2 छूट दी उसने, जिसमें से पहली छूट 20% की थी, तो दूसरी छूट क्या थी ये बताना है आपको। पहली छूट थी 20%, तो दूसरी छूट के बारे में बताना है कि दूसरी छूट क्या थी। देखिए, मैंने आपको जब क्लास के शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाएगा वो हमेशा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस घड़ी का जो अंकित मूल्य था 820 रुपए था, 820 रुपए से उस घड़ी को बेचा कितने में गया, 570.72 रुपीज में। कितने में बेचा गया, 570.72 रुपीज। इसका मतलब 820 रुपए का सामान था, वो इतने कम रुपए में बेचा गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ छूट दी गई है, और इस छूट में इसने ये कहा कि मैंने 2 छूट दिए दुकानदार ने, और 2 छूटों में सबसे पहली जो छूट दी है उसने दी है 20% की छूट। अब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/5। कितनी आती है दोस्तों, 1/5 आती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस सवाल को बेसिक से करना सिखाता हूँ कि बेसिक से कैसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि हम निकालें कि 820 का 1/5 निकाल दें कि 1/5% की छूट दी है, 1/5। एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक बार एक कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यदि आपको 5 से डिवाइड करना हो 8 को 5 से डिवाइड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 10, और नीचे जो 10 है इसका मतलब एक अंक छोड़ के क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सीधा सीधा सवाल को कर सकते हो। दूसरा, जैसे यदि मान लीजिए कि आपको 25 से डिवाइड करना हो, किसी भी संख्या को 25 से डिवाइड करना हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे उस संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और नीचे 25 चौके हो जाएगा 100। इसका मतलब हमको 2 अंक, 2 दशमलव आ रही है, 2 जीरो नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 8/25 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.32 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी एक, यदि आपसे बोला जाए कि किसी भी संख्या को 125 से डिवाइड करना हो, जब किसी संख्या को 125 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे, उस संख्या में ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, यानी कि 5 से जब डिवाइड करना हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से डिवाइड करना हो तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 125 से डिवाइड करना हो तो ऊपर नीचे संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि 8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 64 हो जाएगा, और नीचे 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1000। इसका मतलब नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। 3 अंक छोड़ के 2 अंक के 1 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.064। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारे एग्जाम में हमको सॉल्व करने में काम आए। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, यानी 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 164। कितना आ जाएगा 164, यानी कि 820 रुपए की वस्तु पर 164 रुपए की छूट दी गई पहली बार। अब 820 रुपए की वस्तु पर 164 रुपए की छूट दी गई, यानी कि वस्तु की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 656 रुपए वस्तु की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 656 रुपए थे, इस 656 की सामान को कितने में बेचा गया, 570.72 में बेचा गया। इसका मतलब अब वापस से छूट दी गई है, तो 656 माइनस 570.72, इसको यदि माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85.28, यानी 656 रुपए पर हमें छूट कितने की दी है, 85.28 की छूट दे दी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 85.28 की छूट दी है, अब इसका परसेंटेज निकालना है कि 656 का कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 85.28 अपॉन 656 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर दो अंक छोड़ के दशमलव आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे। नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हमें इसमें डिवाइड करना है कि क्या करना है, 8528 अपॉन 656, इसको इसमें भाग देना है। वैसे तो आप सीधा सीधा भाग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 के पारणे में 8 2 बार आता है, या तो 6 18 पे आएगा, 6 8 48 पे आएगा, दोनों जगह आएगा। इसका मतलब या तो आंसर 3 होगा या 8 होगा, लेकिन हमारे दोनों ऑप्शनों में दोनों ही दे रखे हैं, 3 भी दे रखा है और 8 भी दे रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिजिटल सम लगा देंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा भाग दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। अब डिजिटल सम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सभी संख्याओं के जो अंक है ऊपर वाली संख्याओं का उनका योग कर लेंगे। योग करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 के अंकों का योग करेंगे, 2 और 3 टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या देखेंगे, 6 6 12 और 5 17, 17 के अंकों का योग आ जाएगा 1 + 7 = 8। इसका मतलब हमारी जो संख्या आएगी अब उसमें 5/8। अब इसको हमें सोल्व करना है, क्या करेंगे, नीचे जब कोई भी संख्या आती है तो हम प्रयास करते हैं डिजिटल सम में कि नीचे हम 1 बना दें, नीचे अंकों का योग कितना कर दें, 1 कर दें। अब नीचे अंकों का योग 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे हो जाएगा 88 64, यानी कि 6 और 4 का अंक योग कितना आ जाएगा, 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 40। इसका मतलब 40 का डिजिटल सम 4 होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऐसी संख्या होगी जिसका डिजिटल सम कितना हो, 4। तो हम चेक करेंगे कि 1 और 2 3 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 8 और 1 9 हो गए। इसका मतलब 1 और 3 कितने हो गए, 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे जो सवाल पढ़ेंगे हम आगे, जैसे अगला जो टॉपिक आएगा चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का, उन टॉपिकों में भी क्या होगा, इन सभी चीजों को हम प्रयोग करेंगे। ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से क्या कर देगी, इजी कर देगी, क्योंकि एग्जाम में हमारी सबसे बड़ी समस्या कैलकुलेशन ही आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी ऐसे सवाल करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, अनुपात मेथड से सवालों को करना है। अनुपात मेथड से सवालों को करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनकी जो परसेंटेज दे रखी है, इनकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इनको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे 50% जो होता है उसको कितना लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाता है। 10% को कितना लिखा जाएगा, 1/10 लिखा जाएगा।
और 20% को कितना लिखा जाएगा, 1/5 लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दी गई है। 2 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दी गई तो वस्तु कितने में मिलेगी, 1 रुपए में। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दी तो वस्तु कितने में मिलेगी, 9 रुपए में। 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दे दी तो वस्तु कितने में मिलेगी, 4 रुपए में। अब देखिए इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 100। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की वस्तु हमारे पास आ रही है कितने में, 36 रुपए में। अब 100 रुपए की वस्तु 36 रुपए में आ रही है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, 64% का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100 था तो सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 64% का डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये सवाल अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये अभी एनिमल अटेंडेंट के हर पेपर में पूछा गया ऐसा सवाल। तो हो सकता है कि आगे आने वाले सवालों में भी आपको इस तरह का सवाल, आगे आने वाले एग्जामों में भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 69.60 में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जो हमारा क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होती है, वो 100% के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। अब जो 100% के बराबर कॉस्ट प्राइस होती है तो हम क्या करते हैं, यदि हम इससे कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, इससे ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने कम में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ है। इसका मतलब 25 रुपए कम में बेचा है हमने वस्तु को, तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु कितने में जाएगी, 75 रुपए में जाएगी। यानी कि 75 जो % है उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 69.60। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75% की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल दें, 69.60 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23.2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8, 4 तिया 12 का 2 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 92.80। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 92.80, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना है, 92.80 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है तो क्रय मूल्य का आधा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऐसा सवाल पटवारी के भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। आपसे कई बार कॉस्ट प्राइस पूछेगा, इसमें क्या पूछा गया, सीधा क्रय मूल्य का आधा पूछ लिया गया है। देखिए इस सवाल को करने का एक सीधा सा तरीका होता है, यानी कि आपको जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, वो एक दे रखा है फिक्स। उसमें कहा गया कि उसमें क्रय मूल्य के बारे में जिक्र हमको नहीं किया गया। इसने कहा है कि एक बार मैं इसी वस्तु को 680 रुपए में बेचता हूं। कितने में बेचता हूं, 680 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे अर्जित लाभ होता है, यानी कि मुझे X% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब ये कह रहा है कि मैं यदि उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचूं, यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 426 रुपए, तो ये कह रहा है कि 426 रुपए में बेचूं तो मुझे जो हानि होती है वो लाभ के समान है। यानी यहाँ भी X% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ भी X% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य का भी आधा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ से क्रय मूल्य निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है SP1 प्लस SP2/2। आपको क्या करना है, ये जो दोनों विक्रय मूल्य दिए हुए इनको जोड़ के 2 का भाग दे देना है। इन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो जब इन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 680 प्लस 426/2। ठीक है, ये 680 426 कितना हो जाएगा, 6 और 10 और ये 11, 1106/2, इसका मान करेंगे कितना आ जाएगा, 553 आ जाएगा। यानी हमारी जो उस वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 553 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य का आधा पूछ रहा है, तो इसमें भी कितने का भाग दे देंगे, 553 में भाग दे देंगे कितने का, 2 का।
तो ये आ जाएगा 276.5। भाई 500 का आधा 250 और इसका आधा कितना हो जाएगा 25, 50 का आधा और 3 का आधा 1.5, तो कितना हो जाएगा 276.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है और इसी सवाल के पैटर्न पे कई सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम में बेचा जा रहा है। इसका मतलब 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 80% में बेचा जा रहा है। वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 80% में बेचा जा रहा है, यानी 80% में बेचा है तो कितने में बेच दिया 400 रुपए में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि यदि उसी वस्तु पे 10% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 10 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, 100 से 10 में ज्यादा में बेचना पड़ेगा, मतलब वस्तु की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110% आ जाएगी। हमें 110% की वैल्यू निकालनी है, यानी 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 400, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालू तो कितना आ जाएगा 400/80। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 5 है। तो 110% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा कर दें और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस का मान निकालेंगे फिर 10% लाभ करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमको एग्जाम में क्या देखना है, सीधा सीधा देखना है कि भाई कितने की वैल्यू पूछ ली, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू निकाल दें। यानी कि 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 110 की वैल्यू निकालेंगे, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 20% की, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 25% की वैल्यू उसकी निकाल दें। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है कि एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर में लाभ अर्जित किया। यह सवाल पटवारी के एग्जाम में पूछा गया जो अभी 2021 में हुआ था, उसके अंतर्गत। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज पे डिपेंड सवाल है। इसने कहा कि खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर। खरीद मूल्य मतलब 1/4 मतलब कितना होता है 1/4। इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यदि वो 4 रुपए है तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया है भाई 1 रुपए का। भाई यही तो बोल रहा है कि खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर उसने लाभ कमाया, तो यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। जब 4 रुपए का खरीदा उसने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो वस्तु को बेचा कितने में होगा भाई 5 रुपए में। कितने में बेचा होगा 5 रुपए में बेचा होगा। तो यानी उसने कहा कि यदि उसने वस्तु को 375 रुपए में बेचा, यानी 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 375। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ से 4 की वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूं। 375 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 35 कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। अब जब 1 की वैल्यू 75 आ जाएगी तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 चौके कितने हो जाएंगे 300, कितने हो जाएंगे 300, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य वो कितना आ जाएगा 300 रुपए आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो पटवारी ग्राम सेवक ऐसे एग्जाम होते हैं इनमें सवाल ज्यादा टफ नहीं आते हैं, तो इसलिए अभी आप लोगों के पास में मौका है, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के सामने सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है। ये तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपके सामने सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी ये जो क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने सेव बेचे जाने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों को करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। जैसे कोई भी वस्तु दे रखी है, 40 रुपए की वस्तु कितने बेच रही है भाई 45 बेच रहे हैं, और 45 बेच रहे हैं तो वस्तु की जो हानि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है 20% की हो रही है। 20% की हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है 20% की वस्तु की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पे जो हमें मान मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 80% की वैल्यू मिल रही है। कितने की वैल्यू मिल रही है 80% की वैल्यू, क्योंकि 20% तो चला गया लॉस में हो गया। अब ये कह रहा है कि 24 रुपए में कितने सेव बेचे कि हमें कितने का लाभ हो
20% का प्रॉफिट हो, यानी हमें वस्तु का कितना मान मिलना चाहिए, 120% मान मिलना चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू निकालना है, आपको क्या करना है, इसको क्या कर दीजिए, 40 से काट दीजिए, 40 से कम 40, 40 दूना 80, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसको भी काट दीजिए आप, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, 12 से काट दीजिए, 24 से काट दीजिए, 24 पंजो 120, ठीक है। अब ये 5x और ये कितना है, 90, ठीक है। यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, 18 पंजो 90 होते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी 24 रुपए में कितने सेव बेचेगा वो, 18 सेव बेचेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला टाइप में आपको याद रखना है। ऊपर क्या लिखना है, यानी कि रुपए लिखने हैं, नीचे वस्तुओं की संख्या लिखनी है, जितने का लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है, बराबर करके क्या करना है, ऊपर जितने भी रुपए दे रखे हैं वो दे लिखने, जितने की वैल्यू हमें निकालनी है वो लिखना है, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस लिखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 375 रुपए अधिक में बेचता तब उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, 20% की हानि पर बेचता है किसी वस्तु को, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 100 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो 20% के हानि पर बेचेगा तो वस्तु जाएगी कितने में भाई, 80 रुपए में। कितने में जाएगी, 80 रुपए में जाएगी। अब वो कह रहा है कि 375 रुपए अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितने का होता है, 5% का। और देखिए दोस्तों, जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य पे 5% का लाभ होता है, यानी वस्तु की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 105 रुपए हो जाएगी। वो कह रहा है 375 रुपए अधिक में बेचता। अब देखिए यहाँ पहले 80 रुपए में बेची, अब कितने में बेच रहा है, 105 रुपए में। कितना वैल्यू बढ़ा दिया भैया, 25 रुपए की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये जो 25 बढ़े, सवाल में कितने बढ़ा दिए उसने, 375, यानी 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 375 दे रखी। यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 375 बटे 25, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। क्रय मूल्य निकालना था, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें, ये कह रहा है कि एक वस्तु 16% की छूट देने के बाद 5% का लाभ हुआ। ये कह रहा है कि लागत मूल्य पर चिन्हित मूल्य का प्रतिशत, यानी कि कितना अधिक बढ़ा के उसको अंकित किया गया। यानी कि कितना उसको अंकित चिन्हित किया गया, ठीक है। देखिए 16% की छूट देने के बाद यदि मैं बात करूं वस्तु की, तो कितने में जाएगी, 84 में, और प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5% का, तो 5% का प्रॉफिट होगा तो वस्तु कितने में जाएगी, 105 में। ये कह रहा है कि लागत मूल्य पर चिन्हित मूल्य का प्रतिशत कितना है। देखिए ये कितना रुपए बढ़ा के लिखा है उसने, 21 रुपए। 21 रुपए बढ़ाए किस पे, 84 पे, ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 100। 21 चौके 84, 1/4, और 1/4 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% आ जाए। इस सवाल की थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सवाल कितना आ जाएगा, आंसर 25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर उन सभी पेनों को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा सवाल एक लास्ट क्लास में भी करवाया था, और ये ऐसा सवाल है कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, 10 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है, 11। 10 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है, 11 पेन खरीद रहा है, और 11 रुपए में कितने पेन बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यहाँ सीपी का मान आ जाएगा और यहाँ किसका मान आ जाएगा, एसपी का मान आ जाएगा। 10 को 10 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 100। 11 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 121। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो क्रय मूल्य वो है 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, 121 रुपए। यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया, सीधा सीधा 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यदि 100 पे हुआ है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा,
तो आंसर कितना हो जाएगा 21% इसका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल वैसा ही सवाल आ गया जिसमें आपको छूट निकालनी है कि समतुल्य छूट किसके बराबर होगी। सबसे पहले 30% की यदि मैं बात करूं तो 30% कितना होता है दोस्त, 3/10। ठीक है, 20% की यदि मैं बात करूं तो 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, 10% की यदि मैं बात करूं तो 10% कितना होता है, 1/10। देखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, जिनको ये चीजें नहीं आती है तो मेरी यूट्यूब पे जो पहली क्लास है उसको जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास के अंतर्गत इन सब चीजों को चेंज करना ही बताया और इसमें भी चेंज करना, दशमलव में भी चेंज करना सिखाया। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे 2 क्लासें हैं परसेंटेज की बेसिक चीजों को लेके, आप उनको पहले से देखना, उसके बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज हमें हर उसमें काम में आता है। आप पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे उसमें आएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे उसमें आएगा, औसत में भी पूछ लेता है, फिर आपके मेंसुरेशन में भी पूछ लेता है। तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करते हैं। 30 यानी कि 10 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए की छूट मिल गई, वस्तु कितने की जाएगी, 7 रुपए की। 5 रुपए की वस्तु पे कितने की छूट मिल गई, 1 की, तो वस्तु कितने में जाएगी, 4 रुपए में। और ये कह रहा है कि 10 रुपए की वस्तु कितने में जाएगी, 1 रुपए की छूट मिलेगी तो 9 रुपए में जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए 7 या 21 210 और 6 7 42, कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, 252 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 500 रुपए की वस्तु कितने में जा रही है, 252 रुपए में जा रही है। इसका मतलब छूट कितने की मिलेगी, 248 रुपए की हमको छूट मिल गई। कितने की मिल गई, 248 रुपए की छूट मिल गई। अब 248 रुपए की छूट मिली है 500 रुपए पर, तो क्या करना है, 248 बटे 500 इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब नीचे 5 का भाग देना, मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है 5 का भाग देने के लिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 248 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या करना है, एक अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, क्योंकि नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 9 और ये कितना हो जाएगा, 4, यानी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 49.6% आ जाएगा। यानी डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 49.6% का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि एक साइकिल विक्रेता ने साइकिल के खुदरा मूल्य पर 10% की छूट दी और फिर भी 26% का लाभ कमा रहा है। साइकिल का जो खुदरा मूल्य यानी अंकित मूल्य वो 840 रुपए आपको दे रखा है, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि यदि आपको कॉस्ट प्राइस और जो अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में यदि आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, तो उस रिलेशन में क्रय मूल्य बटे विक्रम अंकित मूल्य होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से काफी सारे आपके सवाल सही हो जाएंगे। यहाँ पे डी होता है डिस्काउंट, पी होता है प्रॉफिट, सीपी आप समझते हो कॉस्ट प्राइस और एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य जो होता है, यानी कि मैक्सिमम जो प्राइस होती है उसकी। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि भुगतान किसने कितना किया है। तो यानी कि लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी की हमें वैल्यू निकालनी है। और मान किसका दे रखा है, अंकित मूल्य का मान दे रखा है कितना, 840 रुपए। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने का दिया है भाई, 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी 100 पे 10% का डिस्काउंट मतलब वस्तु कितने की, 90 रुपए। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 26% का प्रॉफिट कमा रहा है। 100 पे 26% का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमें क्या करना है, इसको काटना है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 126 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 840, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 90 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 90 क्या है, क्रय मूल्य है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 21 से काट दीजिए। ठीक है,
21 से काट दें, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 840 बटे 126, और 90 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 21 चौके 84 और 21 छिका 126, ठीक है। इसको 6 से काट दीजिए, इसको कंप्लीटली 15 छिका 90, और ये 15 है और इधर 40 है, तो 15 चौके कितने हो जाएंगे, 60। तो यानी उस वस्तु की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 600 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 600 रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जैसे आपको बताया था 25% की हानि हो रही है, मतलब वस्तु की जो वैल्यू दे रखी है कितने की दे रखी है, 75% की वैल्यू दे रखी है, और 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, 25% का लाभ निकालना है, मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्यों ना मैं 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 बटा 75, और 125 की वैल्यू निकालनी है तो 125 से इसको गुणा कर देते हैं। 125 से गुणा करेंगे, इसका मतलब इसको क्या कर दो, 25 से काट दो, 25 दिया 75 और 25 5 125, ठीक है। अब इसको भी काट दीजिए, 3 से 24 दिया 72 होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 240 × 5, और 24 पंजों कितने होते हैं, 120। तो यानी उस वस्तु को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा, 1200 रुपए में बेचा जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल देखिए। चलो ये कह रहा है कि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 500 रुपए है। एक मोबाइल का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए। यदि इसे 340 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत बट्टा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितने रुपए का होगा, कितने पे, 500 रुपए का मोबाइल था। मोबाइल कहाँ 500 रुपए के मिलते हैं भाई, 500 रुपए का मोबाइल था, उसको बेचा गया 340 रुपए में, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट हो गया कितना, 160 रुपए का। 160 रुपए का डिस्काउंट हमें दिया कितने पे, 500 रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, नीचे 5 आ गया तो 16 दूना 32 होते हैं, ये आ जाएगा 320 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 32% का डिस्काउंट आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 32% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि ये लिख रहा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपए है, यदि हानि 24% हो तो हानि का मान रुपयों में ज्ञात करो। देखिए भाई, हानि पूछ रहा है आपसे, 24% है। 24% का मतलब देखिए, वैसे तो आप इसको निकाल सकते हो कितना, ऑप्शन सारे नजदीक नजदीक है तो हमको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 530 × 24 बटे 100, ठीक है। 530 × 24 बटे 100। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, नीचे तो 1 है, ये नीचे की तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6, 8 6 की 48, 48 का डिजिटल सम करोगे कितना आ जाएगा, 12, 12 का डिजिटल सम करोगे कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब ऐसी संख्या होगी जिसका मान कितना होगा, जिसके अंकों का योग कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि संख्या के अंकों का योग 3 किस में आ रहा है। देखिए क्या इसमें आ रहा है, 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी इसमें डिजिटल सम 6 आ गया। ये भी नहीं हो सकता है ऑप्शन, ये भी 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 5 और 6 और 2 8, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही होगा, 7 और 2 9, और 9 तो 9 कैंसिल हो जाता है, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम ऐसी जगह है, आप इसको यूज करोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कैलकुलेशन आपको गुणा भाग जोड़ बाकी करने ही नहीं पड़ते हैं डिजिटल सम के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जब अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस शुरू होगी तो मैं आपको पूरा कंप्लीट डिजिटल सम समझाऊंगा कि डिजिटल सम लगाना कहाँ पे, हर जगह हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है, रेयर केस में ऐसा होता है।
ये कह रहा है कि 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 44 कैलकुलेटर बेचे और प्रॉफिट कितने का लिया है, 11 कैलकुलेटर को बेचने का प्रॉफिट लिया है। यानी कि 44 वस्तुओं को बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का। तो कॉस्ट प्राइस बता सकते हो कि उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 44 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 33। 44 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है। देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का, और 11 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 33 पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1/3। और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। ठीक है, ये सवाल भी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था पिछला, उसी में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, उस सवालों को करने का एक अप्रोच मेथड होता है, जिसमें हमको क्या करना होता है, सवालों को हल करना नहीं होता है कंप्लीटली। देखिए आपसे पूछा गया, मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु का इस तरह से लागत मूल्य दे दिया जाए जहां पे अर्जित लाभ और जो हानि है वो बराबर हो, अर्जित लाभ और हानि क्या हो, बराबर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य, इनको जोड़ के कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1754 प्लस 1492। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सवाल को करेंगे तो सवाल में मेरे को दिख रहा है कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग आ रहा है, इकाइकांक सबका अलग अलग, इसका 4 है, इसका 0, इसका 0 और इसका 3 है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, क्यों ना मैं डिजिटल सम निकाल दूं। देखिए यूनिट डिजिट निकाल देते। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। कितना होगा, 6। इसका मतलब यदि मुझे 6 में डिवाइड करना है 2 को, तो ऑब्वियसली कितना आएगा लास्ट में, 3 आएगा, नहीं आएगा भाई, 6 में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सवाल को अप्रोच लगा के हल करना होता है। हम क्यों सवालों के पीछे पड़े कि हमको सॉल्व करना आता है नहीं आता है। एग्जामिनर थोड़ी पूछता है आपसे, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देता है सामने और वो बोल देता है कि भैया इसका आंसर निकाल के बताओ। वैसे आप चाहो तो इसको ऐड करके भी 2 का भाग दे सकते हो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हो गई। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन लेके आएंगे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की, दोनों के मिक्सअप में क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। समय काम मजदूरी के सवाल भी काफी अच्छे पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ के सवाल भी काफी अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नंबर सिस्टम के सवाल है, ये सारे के सारे सवाल फिर सरलीकरण वाले सवाल है। यानी कि मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि मैं कंप्लीटली 20 से 25 दिनों में आपके लिए सारी की सारी जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है और अपने सवालों के जो कंसेप्ट है वो हल करने, क्योंकि मैं आपको इन सवालों के बीच में क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट भी बताते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को देखिए, यदि आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इसके लिए देता रहूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए क्लास। ठीक है, थैंक यू।